नाइस टू सी यू ऑल अगेन। और आज हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से मैंने आपके एग्जाम से करीब ये क्लास लेना ज़रूरी समझा। दैट इज ओके अक्षत, आई होप यू आर फाइन। कैपिटल बजटिंग, ये जब आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो अक्सर आप कैपिटल बजटिंग करते हैं। ऑपरेशनल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ऑपरेशनल बजट आमतौर पे एक साल के लिए होता है, ठीक है, उससे कम पीरियड का भी हो सकता है और नॉर्मली एक साल का होता है। तो दैट इज ऑपरेशनल बजट, यानी कि आप एक साल क्या क्या करेंगे, मेंटेनेंस में कितने एक्सपेंसेस करेंगे, यूटिलिटी बिल्स में कितने एक्सपेंसेस करेंगे, रेंट में कितने एक्सपेंसेस करेंगे, वेजेस में कितने एक्सपेंसेस करेंगे, सैलरीज में कितने एक्सपेंसेस करेंगे, इन सब का आप एक बजट बनाते हैं। हर साल ये एक बजट बनता है, फाइनेंस की तरफ से बजट बनता है। और अगर आप लोग उसके पैसिव पार्टिसिपेंट हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आपको एक तो ये पता चल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में बजट किन पैरामीटर्स पे बन रहा है। बजट बहुत सिंपल सी चीज है, क्या है वो, लफ्ज से शायद डर लगता है, लेकिन बजट इटसेल्फ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बजट का मतलब ये है कि आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले साल, पूरे एक साल में हर महीने आप मुख्तलिफ हेड्स में क्या क्या खर्च करेंगे, ठीक है। और चूंकि आपके पास पिछले साल का डेटा होता है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं कि पिछले साल हमने मेंटेनेंस में इतना खर्च किया था, और जब मेजर ओवरहॉल लिया था अगस्त के महीने में तो उसमें हमारा ज़्यादा खर्च हुआ था। दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, उसकी बेसिस पे आप इस साल का बजट बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इस साल कुछ डिफरेंट काम भी करेंगे, कोई नई मशीनें भी ऐड हुई होंगी, इसलिए आपका इस साल का मेंटेनेंस बजट पिछले साल के बजट से डिफरेंट होना चाहिए। फिर प्राइस का एस्केलेशन भी होता है, उसका भी मार्जिन रखना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा बजट बनाने की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, प्राइसेस, एस्टिमेशन, ये सारी चीजें। ये हो गया आपका ऑपरेशनल बजट। एक दूसरा बजट आपको बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो या मार्केटिंग के हो या सप्लाई चेन के, दैट इज प्रोजेक्ट्स के हों, दैट इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब ये है, आप कोई ऐसा आइटम खरीदने जा रहे हैं, कैपिटल आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो जब कैपिटल आइटम खरीदने जा रहे हैं तो उसका बजट कैपिटल बजट कहलाएगा। और ये वो आइटम है जो आप कई साल तक इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वैल्यू भी आमतौर पे बहुत ज्यादा होती है। तो उसको जाहिर है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट तो अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहा होता है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रही है या डिफरेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं या रेवेन्यू और कलेक्शन में जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे होते हैं। और जरूरत पड़ने पे बैंक से लोन भी ले रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होते हैं, ताकि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज को फिल किया जा सके। उसमें आप एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आते हैं जिसमें आप कह रहे हैं यू आर गोइंग टू परचेज अ कंप्रेसर, अ डीजल जनरेटर, अ बॉयलर और एन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। तो ये मिलियंस की इस इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको कई साल तक चलती है। और फिर साथ सिर्फ आप ही कोई प्रोजेक्ट लेकर के नहीं आते या कोई कैपिटल बजट लेकर नहीं आते, बल्कि आईटी के लोग भी आते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एसएपी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी अपनी जस्टिफिकेशन लेकर के आते हैं, फिजिबिलिटी लेकर के आते हैं और बताते हैं कि जनाब उनको एसएपी इम्प्लीमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट। इसी तरह सप्लाई चेन वाले लेकर आते हैं, जनाब हमें वेयर हाउस लगाना है या ऑटोमेशन करनी है, उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के टेबल पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टेबल पे वो प्रोजेक्ट्स विन होते हैं जिसको कन्विंसिंगली प्रिपेयर किया गया और जिसके अंदर आपने बताया हो कि ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिटर्न देगा। और सिंपल रिटर्न्स तो आप लोग कैलकुलेट कर भी चुके हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिसाल के तौर पे पे बैक कितना होगा इसका। पे बैक का सिंपल मतलब ये होता है कि जनाब आपने 1 करोड़ की मशीन लगाई, उससे हर साल आप 40 लाख रुपए का बेनिफिट ले रहे हैं, इसका मतलब 2.5 ईयर्स में इसका पे बैक हो जाएगा।
तो पे बैक भी एक तरीका होता है जिसके ज़रिए से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है या नहीं है, हमारे पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी होता है कि जनाब आपके प्रोजेक्ट्स compete कर रहे होते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चूंकि लिमिटेड कैपिटल बजट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। तो भाई ये प्रोजेक्ट भी 50 लाख रुपए का, ये भी प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए का, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम अट्रैक्टिव है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर देना चाहिए या अगले साल के लिए देखना चाहिए। ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जब आप कैपिटल पे बजट प्रेजेंट करते हैं अपने डिपार्टमेंट से किसी आइटम का, तो आपको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बतानी होती है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन के साथ कैसे फिट इन होगा, कोई मिसमैच तो नहीं होगा। कल्चरल फिजिबिलिटी देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर आईटी का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल बजट यूज कर रहे हैं, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर है कि लोग क्विकली सीख लेंगे, उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे? तो आप उसकी कल्चरल फिजिबिलिटी भी बताते हैं। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी भी बताते हैं कि जो आईटी का प्रोजेक्ट आप ले करके आ रहे हैं या जो डीजल जनरेटर ले करके आ रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल होगा। ये टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी। और एबव ऑल इन सब के ऊपर आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बतानी होगी कि फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न देगा। तो बाज प्रोजेक्ट्स अगर फाइनेंशियली कम भी रिटर्न दें, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनके बगैर आपका ऑपरेशन नहीं चल सकता, तो वहाँ पे हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं देखेंगे। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डीजल जनरेटर खराब हो गया, अब नया डीजल जनरेटर आप खरीद लेंगे, हो सकता है कि उसका पे बैक 10 ईयर्स बता रहा हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के पे बैक्स हायर होते हैं तो फिर आप ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सोलर सिस्टम लगा दें या डीजल जनरेटर की जगह एफएफओ या गैस पावर्ड इंजन लगा दें, तो इस तरह के आप ऑल्टरनेटिव फिजिबिलिटी चीज़ों पे देखना शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी बजाय हम ये करें तो क्या वी कैन सेव मनी, हमारा पे बैक बेहतर हो सकता है। तो पे बैक इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कि जितना भी आप पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, टू टेक ए डिसीजन। और अगर डिसीजन लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे, तो इसी बेसिस पे लेते हैं। इसलिए आपको कैपिटल बजटिंग का पता होना चाहिए कि कैपिटल बजटिंग के मेथड्स क्या है। कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके, गुड। तो ये मैंने एक किताब आपके लिए चूज की कि भाई यहाँ से मैं लॉरेंस गिटमैन की किताब से, जटर की किताब से आपको कैपिटल बजटिंग कुछ पढ़ा दूँ। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिस्कस ये करेंगे भाई कैपिटल बजटिंग के अंदर की एलिमेंट्स क्या है, और पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करना भी ज़रूरी है, फिर उसको एवेलुएट करेंगे तब आप डिसीजन लेंगे ना, तो ये भी आपको आना चाहिए। और फिर एनपीवी क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, उसके अलावा आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, और क्या एनपीवी मेथड और आईआरआर मेथड में से कौन सा मेथड कब अप्लाई करते हैं, और इनके लिमिटेशंस क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप जाके कैलकुलेशन में एनपीवी कैलकुलेट करके दे देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब फाइनेंस वाले आपको उलझा सकते हैं कि भाई आपका आईआरआर क्या है, तो आप आईआरआर भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। फाइनेंस वाले फिर आपसे मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो आईआरआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एनपीवी पे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या उसकी सूरत में हमारा डिसीजन चेंज होगा। तो यस, उसकी सूरत में भी डिसीजन चेंज हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो ये सब एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए आपको ये टेक्निक्स पता होने चाहिए और फिर इनको कैलकुलेशन का तरीका पता होना। अच्छा, इनके कैलकुलेशन के अंदर जो मेन चीज होती है दैट इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है कि देखिए, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो आपका कैश आउटफ्लो पहले होता है, विच इज नेगेटिव। पैसा चला गया, कैश आउटफ्लो इज नेगेटिव। ये नेगेटिव कैश आउटफ्लो आप इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि आप ये उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, और वो पॉजिटिव कैश फ्लो इस नेगेटिव कैश फ्लो को कवर कर लेगा, मे बी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में।
वो कवर कर लेगा, वो आपका पे बैक पीरियड। ठीक है। अच्छा, लेकिन चूंकि आपको पता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट हर जगह है और इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो फाइनेंस मैनेजर आपसे कहेगा कि जनाब आप सिंपल पे बैक बताएंगे, तो सिंपल पे बैक मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। सिंपल पे बैक क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? कि मैं आज खरीद खर्च कर रहा हूँ 1 करोड़, आप कह रहे हैं मुझे 20-20 लाख के 5 साल में इसकी वजह से इनफ्लो होगा, और 5 साल में 1 करोड़ रुपए वापस हो जाएंगे, ये पे बैक पीरियड है। तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा कि जो 20 लाख रुपए की वैल्यू आज से 1 साल के बाद होगी, वो उससे भी कम, और वो होगी क्या होगी, और फिर उससे 2 साल बाद 20 लाख की क्या वैल्यू होगी, उससे 3 साल के बाद 20 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। मैं तो अभी 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, 5 साल में तो 20-20 लाख जमा करेंगे, तो ये 1 करोड़ के बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट रेट लगा के देख लो। तो इंटरेस्ट रेट जब आप लगाते हैं, जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं, जब फ्यूचर से वापस प्रेजेंट की तरफ आते हैं, तो आप डिस्काउंट रेट लगाते हैं। डिस्काउंट रेट का मतलब ये हुआ कि आप अगर यूं समझ लीजिए कि उस पैसे को आपने आज बैंक में लगाया था, 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। इसका मतलब मैं कितने पैसे आज लगाऊं, तो वो 1 साल के बाद 20 लाख होगा। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 + आई। 2 साल बाद अगर आपको 20 लाख मिल रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 + आई² होल स्क्वायर। इस तरह 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। कि फ्यूचर में जो पैसा आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम है। क्यों कम है? क्योंकि कम पैसों को मैं आज बैंक में डाल दूं, तो 5 साल बाद उतना ही हो जाएगा। तो जो 5 साल बाद आप 20 लाख कह रहे हैं, तो एक्चुअली 20 लाख नहीं है। मैं तो आज अगर 15 लाख लगा दूं बैंक में, या 14 लाख लगा दूं, तो 14 लाख रुपए 5 साल बाद वैसे 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि 5 साल बाद मुझे 20 लाख मिलेंगे, आप ये कहेंगे 5 साल बाद 14 लाख रुपए। तो वो डिस्काउंटिंग लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, और इस तरह से कैश फ्लो को इवन कर देते हैं। ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये एनपीवी में भी ये यूज होता है, आरआर में भी यही यूज होता है, और डिस्काउंटेड पे बैक में भी यही यूज होता है। ये इसको अंग्रेजों ने इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी नाम दिया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये मतलब है कि अगर आज मेरे पास पैसे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है, कंपेयर टू 1 साल बाद उतने ही पैसे हों, तो उसकी वैल्यू कम है। इसी तरीके से अगले साल और कम है, उससे अगले साल और कम है। तो उसमें सिंपली क्या करते हैं हम उसे, अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + आई, अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + आई², अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + आई³। यानी कि जितने 3 साल अगर है बाद है वो पैसे, तो और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। हम 1 + आई³ से उसको डिवाइड करेंगे। ये तरीका होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने का। ठीक है। तो ये आप ये चीजें कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसको आप देखेंगे कि एनपीवी और आईआरआर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। ये यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब कैपिटल बजट में और ऑपरेटिंग बजट में क्या फर्क है। तो कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ऑपरेटिंग बजट 1 साल के लिए होता है, विद इन 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर चूंकि लार्जर पीरियड के लिए होता है, तो उसके लिए आपको स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 1 मिनट जरा फोन आ रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हम्म, क्या हुआ?
स्पीकर ऑन कर ले प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। सॉरी, ओके, सॉरी, एपोलॉजीज। ठीक है, गलती हो गई। जब आप कैपिटल बजटिंग करते हैं तो कैपिटल बजटिंग का ये स्टेप्स है। सबसे पहले आप प्रपोजल जनरेट करते हैं। अब प्रपोजल जनरेट करने में आपको बाकी डिपार्टमेंट्स और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंफर्ट लेवल देखना होता है। तो फिजिबिलिटी को आप डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, इसकी कल्चरल फिजिबिलिटी क्या है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है। यानी इन सब का मतलब ये है कि ऑपरेशन के साथ ये मैच करेगा नहीं करेगा, या कोई हिकअप्स आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पीआईए के पास आप कहें कि सारे जो है वो बोइंग हो। अब पीआईए में कोई कोई साहब आप प्रपोजल जनरेट करेंगे एयर बस खरीदने जा रहे हैं, तो जब एयर बस खरीदने की बात करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ऑपरेशनली फिजिबल है। क्यों? क्योंकि आपके तो सारे इंजीनियर ट्रेंड हैं बोइंग पे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम एक नया जो है वो एयर बस लेकर आ रहे हैं, तो एयर बस के लिए सर्टिफिकेशन डिफरेंट है, डिफरेंट इंजीनियर्स चाहिए होंगे। तो क्या ऑपरेशनली आपके लिए फिजिबल होगा, या आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। फिर टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, कि आपके पास जितने टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो उसके मुताबिक हैं या नहीं है, या आपकी सारी चीज़ें बोइंग के मुताबिक है। और एयर बस के लिए आपको फिर और बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देखेंगे। फिर कल्चरल फिजिबिलिटी भी देखेंगे कि लोग बोइंग के साथ कंफर्टेबल हैं, तो क्या वो लोग आसानी से ट्रांजिट स्विच कर जाएंगे एयर बस के ऊपर, और लोग कल्चरली भी ये फिजिबल होगा। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। और इन एडिशन टू दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। अगर आप ये साबित कर दें कि एयर बस खरीदने से पीआईए को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अभी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बोइंग पे, देन पीपल विल बी इंटरेस्टेड। तो बाज़ औक़ात इस तरह के भी प्रपोजल आते हैं, देन यू नीड स्ट्रॉन्गर जस्टिफिकेशन। और जो पुरानी किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट है, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको इतना स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है। वजह उसकी कि पहले वो चीज़ यूज़ हो रही थी, अब आप दोबारा ख़रीद रहे हैं, तो ऑलरेडी उसकी फिजिबिलिटी पहले की जा चुकी है। तो जस्ट यू नीड टू जस्ट गिव जस्टिफिकेशन कि कितना अमाउंट आपने स्पेंड करना है और उससे कितना आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली रिव्यू एंड एनालिसिस है। और क्योंकि रिव्यू और एनालिसिस इसलिए भी होता है कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उनमें से वो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं। जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं या इतने अच्छे प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया। और डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन के बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक चीज़ आपने पेपर पे प्लान किया है और एक चीज़ आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आता है। जो डिफरेंस आता है वो आप फिर फॉलो अप करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं और उसे भी प्रेजेंट करते हैं कि हमने जनाब इतना कॉस्ट सोचा था, इतना बेनिफिट सोचा था, और ये हमने प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल आउटकम ये है। इससे क्या होता है, लेसन्स लर्नड मिलते हैं। लेसन्स लर्नड वो आपके आगे के लिए अच्छे होते हैं। तो ये तरीका होता है कैपिटल बजटिंग का, ठीक है। इसके अंदर असल चीज़ है जो प्रपोजल जनरेशन। बाकी तो सारे स्टेप्स उसमें आप पार्शली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, टोटली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आप सीनियर मैनेजर में। अच्छा, दो बातें यहाँ पे अच्छी की गई हैं कि प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं।
इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स का ये मतलब है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा। ये भी हो सकता है कि मैं ये भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूं, दूसरा भी एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो एक की एक्सेप्टेंस दूसरे को एलिमिनेट नहीं करती है एज ए प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीजल जनरेटर खरीदना है और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम भी लगाना है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं हो सकता है दोनों के बारे में यस कह दूं, इतना जी जरूर डीजल जनरेटर भी खरीदिए आप और आईटी प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एक्सेप्टेंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे आपके यहाँ अभी पावर प्लांट जो है वो डीजल का लगा हुआ है और आप उस डीजल जनरेटर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया आपका। दूसरा एक प्रोजेक्ट आ गया, जनाब हम डीजल जनरेटर खरीद ही क्यों रहे, हम सोलर पे क्यों नहीं चले जाते या विंड पे क्यों नहीं चले जाते। तो आप सोलर का भी एक प्रपोजल आ गया और विंड का भी प्रोजेक्ट एक प्रपोजल आ गया और डीजल का भी एक प्रपोजल है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक अगर एक्सेप्ट होगा तो बाकी दो खुद ब खुद रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है कि आप एक ही एरिया में डबल इन्वेस्टमेंट करें अनटिल अनलेस आपने फिर ये सोचा हो कि नहीं जनाब हमें 50% इससे करना चाहिए या 50% इससे करना चाहिए या वी शुड हैव टू ऑप्शंस, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ये एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। अगर आपने एक को पिक कर लिया तो दूसरे को आप रिजेक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर जब हायरिंग होती है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हायरिंग होती है। एक पोजीशन के लिए 10 लोग अप्लाई करें, लेकिन जब एक को हायर कर लिया गया तो बाकी 9 खुद ब खुद रिजेक्ट हो गए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों के जहन में हो कि जो बहुत अमीर कंपनी होती है उनके पास अनलिमिटेड फंड्स होते हैं, जो इतनी अच्छी अमीर कंपनी नहीं होती है, जिनके पास इतने अच्छे रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उनके पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो एक बात तो ये जहन में रखिए कि किसी के पास भी अनलिमिटेड फंड्स नहीं, और अगर अनलिमिटेड फंड्स हों भी, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं एप्पल के बारे में आ रहा है कि सिर्फ उसकी ब्रांड वैल्यू जो है $3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, 3000 अरब रुपए, जो कि पाकिस्तान का जो डेट है उसके 10% वैल्यू से पूरा पाकिस्तान का पूरे जीडीपी के बराबर है, और उसके 20% वैल्यू से 5% वैल्यू से पाकिस्तान का पूरा डेट अदा हो जाएगा, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू जी। तो अगर अनलिमिटेड फंड्स हैं यानी आपके पास फंड्स ज्यादा हैं तो आप जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं सबको आप एक्सेप्ट कर लें। और अगर आपके पास कई प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन आपने कैपिटल राशनिंग की हुई है, कैपिटल राशनिंग का मतलब ये होता है, कैपिटल का मतलब होता है रुपया, कि जनाब हम सिर्फ इतने पैसे खर्च करेंगे इस साल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, इसे कहते हैं कैपिटल राशनिंग। तो एप्पल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि एप्पल के पास बहुत फंड है, बहुत कैश प्लस कंपनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नहीं हो। उनके पास तो कैश सरप्लस आया ही इसी वजह से कि इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लिए, उनको बेहतर रिटर्न्स आए, जिसकी वजह से वो कैश सरप्लस में। तो फिर अब वो ये बेवकूफ़ी क्यों करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा दें जहाँ से रिटर्न कम आए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर पैसे ज़्यादा भी हों, इवन देन दे नीड जस्टिफिकेशन फॉर एनी प्रोजेक्ट। बगैर जस्टिफिकेशन के कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव नहीं होता, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसका आपको गेन ना हो। तो ये कहलाता है कैपिटल राशनिंग, कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया है, अब अगले साल हम 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कैपिटल बजट के ऊपर। अब आपके पास जितने भी प्रपोजल आ रहे हैं उनको आप इवेल्युएट करेंगे, और जब आपके पास 10 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो जाएगी, आप कहेंगे अब हम मजीद प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कैपिटल बजट हमारा इतना ही है टोटल। तो इसलिए आप जो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव बजट प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हीं को करेंगे।
अच्छा, ये उन्होंने बताया है कि आप कैपिटल किस तरह से कैपिटल बजटिंग को में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि प्रोजेक्ट को या तो आप इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। वो आप एनपीवी देख लें, आईआरआर देख लें, पे बैक देख लें, और उस बेसिस पे या तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोजेक्ट को किसी पैरामीटर के ऊपर रैंक करें, और रैंकिंग में कोई प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट मिसाल के तौर पर 100 में से 89 नंबर लिए, दूसरे प्रोजेक्ट ने 87 नंबर्स लिए, फिर तीसरे प्रोजेक्ट ने 76 नंबर लिए, तो इस रैंकिंग के बेस पे आप सिलेक्ट करेंगे कि मुझे शुरू के 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो जो 76 वाला है वो खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा, हालांकि उसका आरओआई भी ठीक है, एनपीवी भी ठीक है, रैंकिंग में वो नीचे आ रहा है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है बेनेट कंपनी की, कि उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट ए है जिसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट $42,000 है, और दूसरा प्रोजेक्ट बी है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $45,000 है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा है, $3,000, बट फर्दर हम देखते हैं क्या सूरत होती है कि जब ये प्रोजेक्ट हम कर देंगे तो 1 साल के बाद प्रोजेक्ट ए से हमें $14,000 का कैश इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा हर साल। तो आप बता सकते हैं कितने साल में इसका पे बैक हो जाएगा? एनी वन ऑफ यू? पे बैक कहते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपका पैसा वापस मिलेगा। जी बताएं। 3.5 साल में सर। 3.5 क्यों कह रहे हैं आप? 3 साल काफी नहीं है क्या? हाँ 3 साल में हो जाएगा। 3 साल में हो जाएगा ना? हाँ, 42,000 आपको तीसरे साल में हाँ, ऐड करेंगे। हाँ 3 साल में हो जाएगा। और प्रोजेक्ट बी का? जी ये 2.5 साल में होगा। वेरी गुड, क्योंकि पहले साल में आपको $28,000 मिल जाएंगे, दूसरे साल में 12 तो 40,000 हो गए, मजीद $5,000 रिकवर करने, तो तीसरे साल का आधा कैश फ्लो 45,000। तो ये 2.5 साल में आपका कैश रिकवर हो जाएगा। अरे तो काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे कैसे 3 साल में 2 साल में रिकवर कर रहे हैं आप? पहले साल में आपको $28,000 मिले, जी सर। इनफ्लो है। दूसरे साल में आपको $12,000 मिले, कितने हो गए? $40,000। 40 हो गए ना, और आपने इसके ऊपर लगाया कितने? 45 लगाए। अब 5,000 और रिकवर करने, तो तीसरे साल में आपको 10,000 मिल रहा है। तो 2.5 अगर साल में 6 महीने में आपको 5,000 मिल जाएगा, तो ये 2.5 साल हो गए। सही है या अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूं? सर काफी है सर, हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो आप कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? तो ए वाला एक्सेप्ट करूंगा मैं। ए करेंगे आप? ए का पे बैक कितना है? पे बैक, सिर्फ पे बैक मैं नहीं देख रहा, मैं पूरा 5 साल का देख रहा हूँ, उसमें ज्यादा कैश आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है 5 साल में। अच्छा, पे बैक की ये लिमिटेशन है, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, लेकिन ये पे बैक की लिमिटेशन है कि बाद के कैश फ्लो को वो इग्नोर कर देते हैं। जितने भी कैपिटल बजटिंग के एनालिसिस के मेथड्स हैं ना, उनके कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो पे बैक का लिमिटेशन ये है कि पे बैक ये देखता है कि कितने अरसे में हमारा पैसा आ रहा है वापस, और जिसका कम होता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग कैश फ्लोज को डिस्कार्ड कर देते हैं। मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड है, वो दूसरे मेथड में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर पे बैक में हम डिसाइड करें तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक है 3 years, प्रोजेक्ट बी का पे बैक है 2.5 years, तो मैं प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करने की एक वजह यह भी है कि प्रोजेक्ट बी इज लेस रिस्की प्रोजेक्ट। लेस रिस्की प्रोजेक्ट क्यों है? कि उसके पहले ही साल में आपको 28,000 मिल रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट ए के आगे जाकर के आपको $14,000 मिल रहे हैं, और जितना ज्यादा पेमेंट बियॉन्ड होता है उतना ज्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए आज से प्रोजेक्ट बी को हम कहेंगे इट इज ए सेफर प्रोजेक्ट कंपेयर टू ए।
उसके बाद अब आइए ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने उसको करके बता दिया है, ये मेरा ख्याल है आप समझ सकते हैं, ऐसी चीज नहीं। तो ये पे बैक पीरियड का मेथड हो गया। दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक। ये 2.5 ईयर है, ये आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, जो आप कह रहे थे ना, वीकनेस ऑफ पे बैक इज इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द पे बैक पीरियड। ये पे बैक जी पीरियड के सर। बाद जितना भी कैश फ्लो है, ये सबको नजरअंदाज कर देता है। हालांकि वो भी तो कैश आपके पास आ रहा है, तो ये पे बैक सही। की वीकनेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर हम करते हैं एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और पे बैक पीरियड में एक और भी कैलकुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यही वाला केस है, ये तो हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंटेड पे बैक में हम फिर क्या करेंगे, व्हाट विल डू। ये कोई सवाल है? देखिए, इस केस को हम देख रहे हैं कि इसका प्रोजेक्ट ए का डिस्काउंटेड पे बैक क्या होगा। तो उसका तरीका ये है कि हम देखेंगे कि कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड क्या है। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो पहले साल में आपको आ रहा है $14,000, ठीक है। $14,000 को डिवाइड कर देंगे हम, यार मुझे 1 मिनट के लिए कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, अचानक हाइपर एक्टिवेट हो गया।
हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये आपके पास ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपका कैश आउटफ्लो आ रहा है। पहले साल आपको कैश देना पड़ रहा है $42,000, फिर बाद में आउटफ्लो आ रहा है $14,000। आप ये कैलकुलेट करना है कि जनाब आपका पे बैक पीरियड क्या है, तो नजर आ रहा है 42,000 तीसरे साल में रिसीव हो रहा है 19,000 में। ये हमें नजर नहीं आ रहा इस पे। नजर नहीं आ रहा? अच्छा, अब आ रहा है सर। ओके, जरा वेट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए $42,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब आप ये कंसर्न आपका ये होगा कि $42,000 मुझे कब वापस मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, तो आपको नजर आ रहा है कि 3 इयर्स में $42,000 आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का पे बैक है 3 इयर्स। और इस प्रोजेक्ट के पे बैक को आप देखें, $28,000 ये है, $12,000 ये है, $40,000 हो गया। और आपने इस पे इन्वेस्ट कितना किया? $45,000। तो $40,000 प्लस $5,000 आधे साल में हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका पे बैक है 2.5 इयर्स। ये स्ट्रेट सिंपल पे बैक कहलाता है। दूसरा जो पे बैक कहलाता है वो डिस्काउंटेड पे बैक कहलाता है। डिस्काउंटेड पे बैक का ये मतलब होता है कि $14,000 को हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट कैसे करेंगे? तो फर्ज कीजिए कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो $14,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.1 से। ये वो अमाउंट आ जाएगी कि मैं जीरो टाइम पीरियड के बगैर इतने पैसे बैंक में रखूंगा, तो 1 साल बाद 14,000 हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे साल की जो अमाउंट है $14,000, उसको मैं डिवाइड करूंगा 1 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर से, जो कि देखें यहाँ पे मैंने आपको करके ये दिखा रहा हूँ। ये 1 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर से। ये सुपर स्क्रिप्ट कहाँ पे होता है? एनी आइडिया आप लोगों को? कोई बताएगा सुपर स्क्रिप्ट किधर होता है? बहरहाल ये हो जाएगा टू द पावर स्क्वायर।
ठीक है, ये टू द पावर है, ये स्क्वायर है। इसी तरीके से जब आप तीसरा करेंगे तो तीसरा भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि जनाब ये बोल लो, तीसरा भी इसी तरह हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय वन प्लस 0.1 टू द पावर 3, ये टू द पावर 3। ठीक है, इस तरह करके आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आप इसमें देखेंगे कि जब आप इन सबको कैश को ऐड करेंगे तो कब ये पैसे पूरे हो रहे हैं आपके 42,000, तो ये खुद ब खुद इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो चला जाएगा, इनफ्लो चला जाएगा 3 साल से ज़्यादा। तो डिस्काउंटेड पे बैक में आप इंटरेस्ट रेट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये पैसे मैं बैंक में रखता तो मुझे कितने पैसे मिलते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन है, ये कहलाता है डिस्काउंटेड पे बैक। अच्छा, पे बैक पीरियड में हमने आपसे बात कर ली कि उसके अंदर जो वीकनेस है वो ये है। पे बैक में वही वीकनेस है जो अभी आप में से किसी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जनाब जो कैश फ्लो आपका आफ्टरवर्ड्स आता है उसको आप काउंट नहीं कर रहे होते। और हो सकता है बाद प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि शुरू में कम कैश आए और बाद में बहुत ज़्यादा कैश आए, तो इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये कंपैरिजन सही नहीं होता। अच्छा, बेसिकली जो है ना वो कैश का जो आपका इनफ्लो होता है जो पहले साल में आया है, दूसरे साल में आया है, तीसरे साल में आया है, तो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना चाहिए टैक्स पे करने के बाद। क्योंकि ठीक है आपके पास $4,000 आए, लेकिन $4,000 में से $1,000 तो गवर्नमेंट टैक्स की शक्ल में ले जाएगी, तो आपके पास हकीकतन $3,000 आए। इसलिए इसका तरीका कैलकुलेशन का ये होता है कि 1 में से आप टैक्स रेट माइनस कर दें, यानी 25% अगर टैक्स रेट है तो 1 में से 0.25 माइनस करते हैं तो 0.75 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कैश फ्लो मेरा कितना होगा टैक्स देने के बाद। तो आमतौर पर जब आप कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो को दिखाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये आफ्टर टैक्स होता है। ये सारा 14,000 या 28,000 है, ये टैक्स देने के बाद जो कैश आपके पास आया उसको आप कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो वही आपका कैश है। अच्छा जनाब, ये देखिए कि ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। उनका जो कैश आउटफ्लो है, एक का $50,000 है, दूसरे का भी $50,000 है। तो आप मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट गोल्ड का कैश पे बैक कितना है, कितने साल में जाकर के 50,000 पूरे हो जाएंगे। ये दोनों का 3 दोनों का 3 ईयर्स है, सही बात है। तो पहले का भी आप 5,000, 5,000, 10,000 फिर 40,000 ऐड करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट सिल्वर है, उसका भी 40,000 और 2,000 प्लस 8,000 तो 50,000, 3 साल में पूरा हो जाएगा। अब ये दोनों के पे बैक सेम है, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? सर प्रोजेक्ट सिल्वर, बी सिल्वर वाला। क्यों करेंगे प्रोजेक्ट बी, वजह बताइए। क्योंकि पहले साल रिकवरी। जी वेरी गुड। पहले साल बी में 90% आपकी रिकवरी बहुत अर्ली है, तो हम कहेंगे ये लेस रिस्की प्रोजेक्ट है। सिल्वर जो है वो लेस रिस्की प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जनाब ठीक है, ये देखिए पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट एक्स का 2 इयर्स है, प्रोजेक्ट वाई का 3 इयर्स है।
लेकिन ये कि आप देखें कि प्रोजेक्ट वाई के अंदर 3 ईयर के बाद भी $7,000 मिल रहे हैं आपको, जबकि प्रोजेक्ट एक्स में आपको 4th और 5th ईयर में कोई खास पैसे नहीं मिल रहे, कुछ तकरीबन नहीं मिले बराबर। तो इसलिए आप इस बेसिस पे प्रोजेक्ट वाई को रिजेक्ट कर दें कि उसका पे बैक ज़्यादा है, तो फ्यूचर के कैश फ्लो को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये इसकी वीकनेस है। दूसरी चीज़ होती है एनपीवी। ठीक है, एनपीवी के फार्मूले पे नहीं जाए, ये फार्मूला का मतलब सिंपल ये है कि जितना भी कैश फ्लो आपका आउटफ्लो है उसको डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, जो ये मैंने यहाँ पे करके दिया ना, सिंपल यही चीज है। ओके, कोई फर्क नहीं है, देखिए अभी आप देख लीजिए। और इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, लेस देन 0 है तो आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। दो प्रोजेक्ट्स, अगर एक का एनपीवी फर्ज कीजिए 5,000 आ रहा है, दूसरे का एनपीवी 50 आ रहा है, तो ये मीनिंगलेस है। आप ये नहीं कंपैरिजन कर सकते कि इनका इसका एनपीवी चूंकि 50,000 आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करो, और इसका एनपीवी चूंकि सिर्फ 500 आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो। एनपीवी का सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि एनपीवी अगर ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट कर लीजिए, एनपीवी लेस देन 0 है तो रिजेक्ट कर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, वरना आमतौर पर आदमी के जहन में ये आता है भाई इस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ये ज्यादा एक्सेप्ट होना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट का एनपीवी कम है तो उसको कम एक्सेप्ट होना चाहिए या दूसरे लेवल नंबर पे रखना चाहिए। तो एनपीवी में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीवी में सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, और लेस देन 0 है उसे रिजेक्ट करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिसका लेस देन 0 नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उसका मतलब ये है कि आप इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में रखने के बजाय अगर बैंक में रख दें तो वी विल गेट बेटर रिटर्न, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। और जिसका एनपीवी का ज्यादा आ रहा है, 0 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसका सिंपल मतलब ये है कि इसको अगर हम पैसे को बैंक में रखेंगे तो हमें कम रिटर्न मिलेगा, और इस प्रोजेक्ट में लगा दें तो हमें ज्यादा रिटर्न, ये मतलब है। ओके, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पे ये एनपीवी की कैलकुलेशन है, आप अपने टाइम पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए 28,000 है, 28,000 को 1.1 से डिवाइड कीजिए तो 25,455 आ जाएगा। 12,000 को 1.1 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो 9917 आ जाएगा। ये इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू को आप ऐड करते हैं, सारे प्रेजेंट वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे ये 25,000, 9,000, 34,000, 41,000, 47, 53 जो भी आएगा, तो आप उसको फिर इसमें से माइनस कर देंगे 45,000। तो एनपीवी आपका प्लस में आ रहा है, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ऊपर वाले प्रोजेक्ट का भी एनपीवी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है दोनों प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगेन मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा, अगर एनपीवी ए का 11,000 आ रहा है तो उसका हरगिज मतलब नहीं कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, और बी का अगर एनपीवी 10,000 समथिंग आ रहा है तो वो कम अट्रैक्टिव है, दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल। ये एनपीवी कैलकुलेट करने का तरीका होता है। और थोड़ा डेफिनेशन बताइए इसकी, एनपीवी के क्या मकसद होता है? एनपीवी का मतलब सिंपल ये है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि मैं एक प्रोजेक्ट में 42,000 लगा रहा हूं, अगर मैं इस 42,000 को बैंक में रख दूं, ठीक है, तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे 5 साल बाद, ठीक है। और फ्यूचर में जो पैसे आ रहे हैं उनको भी मैं अगर बैंक में रख लूं तो कितने पैसे मिलेंगे। ये 14,000 14,000 14,000 सारे जो आ रहे हैं इनको बैंक में रखता चला जाऊं तो 5वें साल में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो पैसे अगर ज्यादा हैं तो मैं कहूंगा कि भाई इसका आउटफ्लो अट्रैक्टिव है, और वो पैसे अगर कम है तो मैं कहूंगा कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, सीधा सीधा $42,000 को बैंक में रख देता हूँ, 5 साल में मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये एनपीवी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कर भी यही रहे, 1 प्लस, आप देखिए ना 28,000 है, उसको 1 प्लस 0.1 से डिवाइड करें तो 25,000 आ जाएगा। 12,000 है, दूसरे साल में जो उसका 1 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 9,917 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसे कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करें।
और फिर लेफ्ट साइड पे ये जो नजर आ रहा है -45,000 प्लस 45,000 प्लस 9,917, इन सब को ऐड करें, ऐड करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, वो एनपीवी कहलाती है। ठीक है जनाब। और एनपीवी का ये मतलब होता है कि अगर ये जो वैल्यू है 28,000 और 12,000 और 10,000 और 10,000 और 10,000, इन सब को जो मुझे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल में मिल रहे हैं, इनकी अभी की वैल्यू क्या है। आप देखिए पांचवें साल में जो $10,000 मिल रहे हैं उसकी अभी की वैल्यू सिर्फ $6,000 है, 6,209। इसका क्या मतलब है, आज मैं अगर 6,209 को बैंक में जमा करा दूं तो 5 साल बाद मुझे $10,000 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6,830 को मैं बैंक में जमा करा दूं तो 4 साल बाद मुझे $10,000 मिल जाएंगे। तो वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमें पैसे मिल तो रहे हैं, लेकिन वो दूसरे साल में जाके मिल रहे हैं, तीसरे साल में जाके मिल रहे हैं, चौथे साल में मिल रहे हैं, पांचवें साल में मिल रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू ये है। प्रेजेंट वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पैसा भी तो आप स्पेंड कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पे ना। $45,000 अभी आपके जेब से जा रहा है, तो वो कहते हैं जितना भी फ्यूचर का पैसा आएगा उन सब की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और फिर कैलकुलेट करके ऐड करके देखो ये फायदा है या नहीं। तो अगर प्लस आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, माइनस आता है तो रिजेक्ट करेंगे। आप ये उससे साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ओके जनाब, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एक और चीज होती है उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत सिंपल चीज है, इसको यहां से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, आसान होगा। ऐसे ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारा कैश आउटफ्लो कितना है, 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाई कितना कैश इनफ्लो हुआ है, 42,000 डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, 1.7 टाइम्स प्रॉफिट है। ठीक है ना। और अगर 14,000 14,000 14,000 इनकी जगह पे इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे और फिर इनको ऐड करके 42,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्काउंटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब सिंपल ये है कि कितना कैश आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना कैश जाएगा। जाहिर है कि वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अच्छा है, और 1 से कम है तो हम कहेंगे भाई हम कैरी क्यों रहे, नहीं करेंगे इसे। ठीक है ना। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, टोटल कैश फ्लो जो इनफ्लो है ऊपर और कैश फ्लो जो आउटफ्लो है वो नीचे, डिवाइड कर दें तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाता है। इसको 1 से ज्यादा होना चाहिए, अब 1 से जितना ज्यादा हो वो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे एनपीवी वाला तरीका कार नहीं लगेगा कि एनपीवी बस ग्रेटर देन 0 हो तो बस काफी है, आगे हम नहीं देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में 1 से जितना ज्यादा है, यानी किसी की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 2 है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 3 है तो हम कहेंगे ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 3 आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे कंपैरिजन हो सकता है। जैसे ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखें कि एक का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.26 है, एक का 1.24 है, तो हम कहेंगे ए इज बेटर। उसी बेनेट प्रोजेक्ट की डिस्काउंटेड कैश फ्लो को डिवाइड करके बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज होती है दैट इज IRR, लेकिन उससे पहले इन्होंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बता दिया। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर फर्ज कीजिए कि कैश आउटफ्लो है $1,00,000, ठीक है, और फिर वो करने के बाद आपको $120,000 परपेचुइटी में आ रहा है। अब परपेचुइटी भी एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आप लोगों ने हबीब बैंक का कभी वो ऐड देखा या नहीं देखा कि भाई जनाब आप 10,000 रुपये फी महीना 5 साल तक जमा कराएं, उसके बाद 10,000 रुपये फी महीना आप हासिल करें हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐड आता था एक जमाने में। तो ये चीज कहलाती है परपेचुइटी। आप अगर एक पैसा इन्वेस्ट कर दें किसी भी जगह पे, जहांगीर सिद्दीकी में इन्वेस्ट कर दें या AKD के बाद इन्वेस्ट कर दें, वो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको परपेचुइटी बता सकता है कि जनाब अब ये पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है आपको हर महीने पैसे मिलेंगे इतने, हमेशा हमेशा के।
वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपका आइटम वहाँ पे जो पैसा है वो आपने वहाँ पे लगा दिया है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देखते हैं कि मंथली रिटर्न कितना आ रहा है, अपने जो सर्विस फीस है वो काटते हैं, फिर आपको बता देते हैं जनाब आपको मंथली हम हमेशा हमेशा के लिए इतने पैसे देंगे। दिस इज कॉल्ड परपेचुइटी। तो यहाँ पे तो खैर दो कैलकुलेशन एक साथ बता दी गई है, एक परपेचुइटी की कैलकुलेशन भी बता दी है और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की भी कैलकुलेशन बता दी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मोर और लेस सेम है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप डिवाइड करके निकालते हैं, इसको ऐड करके। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ये परपेचुइटी है, तो परपेचुइटी को की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है कि जो परपेचुइटी आपको मिल रही है, यानी हर साल इतने पैसे मिल रहे हैं या हर महीने इतने पैसे मिल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, वो परपेचुइटी की वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए आपको बैंक ने कहा है कि आपको हर महीने साल वो देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप कितने पैसे जमा कराएं? उसके लिए क्या करेंगे, वो 10 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर देंगे, 0.1 कर देंगे, तो आ जाएगा 1 करोड़। तो एक कहेंगे आप 1 करोड़ जमा करा दीजिए, हम आपको हर साल 10 लाख देते रहेंगे। ये परपेचुइटी। तो यहाँ पे परपेचुइटी है चूंकि 120,000 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये इस प्रोजेक्ट की वैल्यू आ गई टोटल। और इसके ऊपर इन्वेस्ट कितना किया था? 1 मिलियन किया था। तो 200,000 जो है ये आपका इसका एनपीवी है, और 120,000 जो इसका उसकी परपेचुइटी की वैल्यू है, और माइनस 100,000 इस तरह की है। 100,000 यानी हर साल इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 100,000 है। 100,000 क्यों है कि 1 मिलियन को 0.1 से डिवाइड करें तो 100,000 आ जाएगा। वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो आ गया है वो 20,000। आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है। तो सिंपली आप देखें कि 1 मिलियन आपने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं और आपको मिलेगा कितना? 12 मिलियन। तो 12 मिलियन माइनस 1 मिलियन, तो वो हो जाएगा 200,000। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, यानी जितना आएगा वो माइनस जितना गया, वो जो वैल्यू बचेगी दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू। जी, उसके बाद एक और चीज है IRR। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं। और अगर IRR बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है, यानी मिसाल के तौर पे बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, और किसी प्रोजेक्ट का IRR आ गया आपके पास 11%, तो हम कहेंगे ये अच्छा है, इसे एक्सेप्ट कर, क्योंकि ये आपको बैंक इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, आपका IRR आ गया 7%, हम कहेंगे इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वही मतलब है जो इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट के लिए दूसरा लफ्ज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी पैसा अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो IRR का ये फार्मूला होता है। तो IRR के लिए हम क्या करते हैं? IRR के लिए हम ये करते हैं, क्या करते हैं IRR के लिए ये करते हैं कि जो फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको हम इक्वल टू, ये फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं यहाँ पे जो हमने किया था, तो फ्यूचर के कैश फ्लोज को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। और इसको फिर और 0.1 की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे x। क्योंकि अब हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए उसकी जगह हम x ले लेते हैं, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको बता देगा कि IRR क्या है। अब IRR को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको 3 वैल्यू देगा, वजह उसकी है कि क्यूबिक इक्वेशन। हो सकता है कि आपको एक रियल वैल्यू दे 11 और बाकी 2 जो है वो आयोटा में दे दे, 1 + 5 आयोटा और 1 - 5 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स का नंबर तो आपका जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आया है, जो रियल नंबर आया है 8, उसे एक्सेप्ट।
उसके अलावा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि जनाब एक आंसर आया है 8 और दूसरा आंसर आया है -5 और तीसरा आंसर आया है 400। अब एक आंसर है 8% इंटरेस्ट रेट, दूसरा आंसर है -5% इंटरेस्ट रेट और तीसरा आंसर है 400%। ये बड़े फनी आंसर्स आते हैं। तो हम कहेंगे -5 तो मुमकिन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाए, और 400% पॉसिबल नहीं, इतना ज़्यादा लिक्विडेटिव किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न आए। अब इन दोनों को रिजेक्ट करके 8 को सिलेक्ट करें। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो को ये जब आप IRR कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इन बातों को आप जहन में रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस प्रोजेक्ट का IRR यानी NPV को आप 0 ले लेते हैं, NPV को 0 लेकर के आप देखते हैं IRR कितना है। ये व्हाट आई हैव, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, भाई NPV को आपने 0 ले लिया, वो कर लिया तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। -40 प्लस ये इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो IRR पता चल जाएगा। ये है -42,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय 1 + x, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ x और फिर उसमें से आप चूज करेंगे कौन सा वैल्यू आपका हो सकता है। ये IRR हो गया, ठीक है। आप ये देखें कि ये 2 प्रोजेक्ट हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट बी को इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि उसका IRR ज़्यादा है, ठीक है। ये बात NPV के केस में आप नहीं यूज कर सकते, इस केस में आप यूज कर सकते हैं कि चूंकि प्रोजेक्ट बी का IRR ज़्यादा है इसलिए हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब IRR एक्चुअली है क्या? IRR का देखिए, एक तो उसके अंदर एजम्पशन ये है कि जितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं हम उनको फर्दर री इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे $14,000 आया उसको हमने फिर री इन्वेस्ट कर दिया, अगले साल जो $14,000 आया उसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया और एंड तक उसे री इन्वेस्ट करते रहे। एज ए रिजल्ट हमें उससे पूरा इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, एक से आपको 19.9 रिसीव हो रहा है, दूसरे से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 21.7। तो इस बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट कर लिया। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का है मेथड। जहाँ पे NPV के बेसिस पे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है वहाँ पे फिर हम IRR यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है वो यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और ये समझ लीजिए, ये एग्जाम में भी पूछता हूँ आमतौर पे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि देखिए अगर आप एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना तो NPV के बेसिस पे हो सकता है प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करें और प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाए तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और पहले को रिजेक्ट कर देंगे। ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग किस्म का रिजल्ट होता है NPV की वजह से, और सच कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट अनयूजुअल। तो इसको जिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका डिसीजन बदल जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर रेट, और ये यहाँ पे क्रॉस ओवर रेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया। क्रॉस ओवर रेट को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि एक्स एक्सिस पे आप डिस्काउंट रेट लिखते हैं, वाई एक्सिस पे आप NPV लिखते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए अट्रैक्टिव है 10.7% के इंटरेस्ट रेट पे। 10.7% से जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट क्रॉस होता है आपके लिए प्रोजेक्ट बी अट्रैक्टिव हो जाता है, वो ऊपर आ गया, ठीक है।
तो इसलिए ये जो आपकी कैलकुलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग्स होती हैं तो फिर हम जो है वो इसको तो फिर हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में भी क्या चलेगा। अगर आप समझते हैं कि फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रेट 10.7% से नीचे रहेगा, आप प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट 10.7% से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करेंगे। ये कहलाता है आपका क्रॉस ओवर रेट, यानी पॉइंट जो 10.7% पे जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट ए वैलिड है, उसके बाद प्रोजेक्ट बी वैलिड है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर रेट। और फिर मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट जो कैपिटल बजट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अट्रैक्टिव है। एक सिंपल तरीका होता है पे बैक पीरियड, आप ये देखें कि किसका पे बैक ज़्यादा है। और फिर चूंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर हर चीज़ कैलकुलेट करना होता है तो आप डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका डिस्काउंटेड पे बैक अच्छा है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा तरीका ये होता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जनाब इसके अंदर हमारा कैश इनफ्लो इतना है, कैश आउटफ्लो इतना है, तो कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो आपका प्रॉफिट इंडेक्स आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको 1 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद चौथा और पांचवा मेथड है एनपीवी और आईआरआर। एनपीवी में हम एनपीवी कैलकुलेट करके देखते हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा है वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई इसमें रैंकिंग नहीं की जा सकती कि इसका एनपीवी अगर 500 है, इसका एनपीवी 1000 है, 1000 वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। और फिर जब एनपीवी से आपको सही नहीं पता चल रहा होता, देन यू गो फॉर आईआरआर। आईआरआर में क्या करते हैं, उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, और जिस इंटरेस्ट रेट को रियलिस्टिक वैल्यू होती है उसे आप पिक कर लेते हैं। और इंटरेस्ट रेट आईआरआर की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसका आईआरआर ज्यादा है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। और आखिरी बात यह है कि क्रॉस ओवर रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट विजिबल होता है और उसके आगे दूसरा प्रोजेक्ट विजिबल होता है, ठीक है। यहीं तक आपने करना है, और इतना अगर आपको आ जाए तो आप अपना कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं। जी जनाब, कोई सवाल है? ये मैं आप लोगों को अभी अटैच कर देता हूं कि फिर मैं भूल जाता हूं। जी, कोई क्वेश्चन है या तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ में आया? यार नहीं समझ में आया तो आई एम वेरी सॉरी है। एग्जाम के हवाले से थोड़ा गाइड कर देंगे क्या? जी बिल्कुल गाइड करूंगा, क्यों नहीं गाइड करूंगा, वही मेरा काम है। ओके।